यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में ये हमारा जो है वो छठा वीडियो है। इसमें हम कोशिश करेंगे साल भर के जो एनवायरनमेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको ख़त्म करने की। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी 2020 एनवायरनमेंट। जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। ये एक रिपोर्ट है, एक स्टेटमेंट है जो कि WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है पूरा WMO स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019। तो इसमें जो है वो WMO ने ऑब्जर्व किया है साल भर में जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ डेकेडल जो मतलब 10 साल के बीच में जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंजेस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो WMO ने नोट की हैं। तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले WMO ने ग्लोबल मीन टेम्परेचर की बात की है। WMO ने कहा कि 2019 में 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा WMO ने कहा कि 2015 से 2019 के बीच का जो 5 साल का पीरियड था, ये जो है वो बहुत लंबे समय में सबसे गर्म 5 साल थे, और 2010 से 2019 तक का जो डेकेड था वो बहुत लंबे समय में सबसे गर्म डेकेड था। ये दो चीजें जो है वो ग्लोबल मीन टेम्परेचर के बारे में WMO ने कही। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें जो बेस माना जाता है उसको वो प्री इंडस्ट्रियल एरा माना जाता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का जो समय था उसको जो है वो बेस मान के चलते हैं और वहां से जो है वो इंक्रीज नापा जाता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें 2018 में, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 147% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में था 2018 में। मीथेन की बात करें तो लगभग 250% ज्यादा था, और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 123% ज्यादा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो ये जो है वो दोनों, ये तीनों गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन जो है वो उसने बताया। इसके बाद अगला जो उसमें था इशू इम्पोर्टेंट वो था सी आइस को लेकर के। तो रिपोर्ट ने पाया कि जो सी आइस है वो सारे ओशंस में, जैसे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, वो कमी हो रही है, धीरे धीरे उसका लेवल गिर ही रहा है। वहीं सी लेवल राइज की बात करें तो आप समझ सकते हैं सी लेवल राइज जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद जो आखिरी इसमें जो है इशू था जिससे उसने डील किया वो था ओशन एसिडिफिकेशन। तो उसने बताया कि ओशन एसिडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसने बताया कि ये पिछले 20 से 30 साल में बहुत ही क्लियर है कि जो पानी का, ओशन का पीएच लेवल है वो कम हुआ है और परिस्थितियां जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में उसने पाया है। WMO की बात करें अगर तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 193 मेंबर्स हैं। ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि वेदर और क्लाइमेट संबंधी जो है वो मुद्दों से डील करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो सुप्रीम बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस कहा जाता है, जिसके जो है वो WMO के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इसके भी सदस्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले टॉपिक में कवर हो गई। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे ओशन डी ऑक्सीजनेशन। नाम से ही समझ सकते हैं डी ऑक्सीजनेशन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होना ओशन में। हाल ही में IUCN जो है उसने, IUCN का आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN ने एक रिपोर्ट रिलीज की, उस रिपोर्ट का नाम था ओशन डी ऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम। ये रिपोर्ट उसने रिलीज की
और उसने जो है वो नाम से ही पता है कि वो ओशन दुनिया में ओशनों में जो ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है उस पर जो है वो उसने चर्चा की। रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया भर में जो भी ओशंस हैं उनका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, जिसकी वजह से जो मरीन इकोसिस्टम है, फिश की स्पीसीज है, मतलब मछलियों की स्पीसीज हैं या उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी स्पीसीज को जो है वो इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। अच्छा, अब अगर ऑक्सीजनेशन की बात करें तो ऑक्सीजनेशन होता क्या है? ऑक्सीजनेशन जो है वो ओशन से डीऑक्सीजनेशन, ओशन से ऑक्सीजन का लॉस, मतलब कि पानी में ऑक्सीजन की कमी होने को डीऑक्सीजनेशन कहा जाता है। रिपोर्ट में पाया गया कि जो ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन इन्वेंटरी लॉस है टोटल, मतलब कि जो कमी आई है ऑक्सीजन लेवल में, वो 1960 से 2010 के बीच लगभग 2% की कमी आई है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। इम्पॉर्टेंट चीज इसमें एक टर्म है एनॉक्सिक वाटर्स, जो जिस एरिया में डी ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब कि जिस एरिया से पानी के जितने एरिया से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया को जो है वो एनॉक्सिक वाटर्स कहते हैं। अच्छा, क्यों होता है डीऑक्सीजनेशन? इसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है कि जैसे ओशन जब गर्म होता है, पानी उसका गर्म होता है ओशन का, तो जो पानी की ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी है, स्टेमिना है, वो कम हो जाता है। इस वजह से जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसके अलावा एक रीज़न और भी है कि जब पानी गर्म होता है तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इसमें कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, मतलब यूट्रोफिकेशन भी जो है वो उसका भी इसके इसमें जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है डीऑक्सीजनेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीऑक्सीजनेशन को कॉज़ करती हैं। तो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं। सबसे पहले आईयूसीएन की रिपोर्ट है, डीऑक्सीजनेशन होता क्या है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली। साथ ही साथ जो है वो 1960 से 2010 के बीच 2% की कमी आई है, ये भी हमने देख लिया। अगर हम आईयूसीएन की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन की फील्ड में काम कर रही है। 1948 में इसको जो है वो सेटअप किया गया था। इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि आईयूसीएन जो है आप लोग जानते होंगे एक रेड लिस्ट निकालती है जो कि उन स्पीसीज से संबंधित होती है जो थ्रेटेंड है, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनको दुनिया में खतरा है, उनकी एक लिस्ट निकालती है, उसको कहते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट। उसमें जो है वो अलग कैटेगरीज होती हैं, वल्नरेबल हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गई, इस तरह की जो है वो थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, ये सारी कैटेगरीज उसमें होती हैं। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में ग्लैंड एक जगह है वहां पर है। आईयूसीएन की जो मेंबरशिप है वो लगभग 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है वो आईयूसीएन का गठन करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ओशन डीऑक्सीजनेशन के अंदर में पढ़ने लायक है। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीनों मिलके साल भर में हर साल मतलब कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालते हैं। 2020 के लिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन्होंने हाल ही में रिलीज किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करने के पीछे जो आइडिया है उसकी बात करें तो इसका मेन लक्ष्य है कि जो दुनिया भर में इंटरनेशनल एफर्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना है। साथ ही साथ जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं उनमें एक तरह से कंपैरिजन भी करना है कि पिछले साल क्या सिचुएशन थी, क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस आने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाती हैं। ये इंडेक्स जो है इसमें 57 कंट्रीज इंक्लूडेड है, 57 कंट्रीज और साथ में यूरोपियन यूनियन, ये सारी चीज़, ये सारी कंट्रीज और ग्रुप जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। इनकी रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग किस आधार पे की जाती है? 14 इंडिकेटर्स हैं। 14 इंडिकेटर्स हैं वो उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 4 कैटेगरीज हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब आइए देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 क्या कहता है, उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 कहता है कि 57 में से 31 देश ऐसे हैं
जहाँ पर कि एमिशन जो है वो डिक्रीज हुआ है। मतलब कि ओवरऑल जो एमिशन ये कंट्रीज कर रही थी उनमें गिरावट आई है। इसके पीछे का जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है कि कोल कंजम्पशन में गिरावट होना, मतलब कि दुनिया भर में कोल का जो यूज हो रहा है उसमें कमी आई है, उसकी वजह से जो एमिशन है वो कम हुआ है। अब अगर बात करें रैंकिंग की, तो ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है इसका इसका मानना ये है, इसको रिलीज करने वालों का मानना ये है कि हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारा जो एम होना चाहिए, हमको हमारा जो अचीवमेंट होना चाहिए, अभी अप टू द मार्क नहीं है। इस वजह से शुरू की जो 3 पोजीशन है वो किसी को भी नहीं दी जाती हैं। तो चौथी पोजीशन पर इसमें स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है। ये दोनों जो है वो, इन दोनों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, ये चौथी और पांचवी पोजीशन पे। अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पहली दूसरी पोजीशन है, लेकिन शुरू की 3 पोजीशन दी नहीं जाती है, इसलिए चौथी पांचवी पोजीशन पे स्वीडन और डेनमार्क रेस्पेक्टिवली है। इसके अलावा G20 कंट्रीज की बात करें तो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो कि टॉप 20 में अपनी जगह बना पाई हैं। ये कंट्रीज हैं यूके जिसकी 7वीं रैंक है, और उसके बाद है इंडिया जिसकी 9वीं रैंक है। अच्छा, यूएसए जो है वो पहली बार सऊदी अरेबिया को रिप्लेस रिप्लेस करके वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, मतलब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 2019 में 11वीं थी, 2020 में ये जो है वो इम्प्रूव होके 9वीं हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में ज़रूरी जानकारी जो है वो ये खत्म हो गई। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल माइग्रेशन के ऊपर। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट या ग्रिड 2019, इसने जो है वो पाया है कि दुनिया में 2018 में 28 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, मतलब कि उनको माइग्रेट करना पड़ा। ये 148 कंट्रीज की बात है। इसमें से 61% ऐसे थे जिनको कि डिजास्टर्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से माइग्रेशन करना पड़ा था, और उसके अलावा 39% ऐसे थे जिनको कि वायलेंस या और किसी तरह के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से माइग्रेट करना पड़ा था। कहा जाता है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में 2.7 मिलियन इंडियंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था। अगर हम बात करें कि एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM वो कहता है कि एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जिनको कि पर्यावरण में आए किसी बहुत ही बड़े परिवर्तन की वजह से अपने निवास स्थान को, अपने घर को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है। कारण यह है कि वो जगह उनके लिए अब रहने लायक नहीं रह गई है। तो जिन लोगों को इन कारणों से माइग्रेट करना पड़ता है उनको एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स कहा जाता है। तो ये एनवायरमेंटल माइग्रेंट जो है वो, माइग्रेशन जो है वो एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने जो है इसको जल्दी से कवर कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये प्रोटोकॉल जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस के ऊपर है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी गैसेस के ऊपर ये है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत ने HCFC 141B, ये एक गैस है, इसका जो है वो पूरी तरह से फेज आउट कर दिया, मतलब इसका यूज जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो इसलिए जो है वो ये न्यूज़ में बड़ा अचीवमेंट है भारत की तरफ से। अच्छा, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वैसे नाम अगर देखा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये जो है वो लगभग 100 मैनमेड केमिकल्स की एक लिस्ट है या एक एग्रीमेंट है इनके इनके ऊपर बेस्ड, जो कि ये 100 मैनमेड केमिकल्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इनको जो है वो ODS कहा जाता है या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है। ये करते क्या हैं, जो स्ट्रेटोस्फियर में हमारी ओजोन लेयर है, जो कि हमको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, उनको जो है ये जाके डैमेज कर देती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसको 1987 में अडॉप्ट किया गया था, और आज तक ये
एकमात्र यूनाइटेड नेशंस की ऐसी ट्रीटी है जिसको सारे 197 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने रेटिफाई किया हुआ है, मतलब सबने इसको स्वीकार किया हुआ है। इसमें जो इस ट्रीटी के अंतर्गत सारी पार्टीज को जो है वो जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग तरह की, कि आपको जो है वो अपने देश में कैसे जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएस को कंट्रोल करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ओजोन सेक्रेटेरिएट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका मेन ऑफिस है। एक ऐसा पॉइंट है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करने के जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है ओजोन सेक्रेटेरिएट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको कहते हैं किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट जो 2016 में किया गया था उसका लक्ष्य था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स मतलब एचएफसीज को 2040 तक यूज से पूरी तरह से हटाना है। एचएफसीज भी जो है वो बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती हैं, तो 2040 तक इनको यूज से दुनिया भर से हटाने का लक्ष्य किगाली एग्रीमेंट में किया गया था। इंडिया को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को के 85% को 2047 तक हटाना है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो है वो 2019 से सारी कंट्रीज पर बाइंडिंग है ये चीज, मतलब कि किगाली एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके अलावा किगाली एग्रीमेंट, ओजोन सेक्रेटेरिएट, ये सारी चीजें जो है वो इसमें कवर हो गई। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने कवर कर ली। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ताज ट्रेपेजियम जोन से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ताज ट्रेपेजियम जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन और पेड़ों को गिराने पे एक रोक लगाई हुई थी, उसको हटा दिया है। इसलिए जो है वो ये चर्चा में था। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, जान लेते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन है क्या। एक्चुअली ये टॉपिक तो काफी पुराना है लेकिन अभी न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन की बात करें तो ये 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है ताजमहल के चारों तरफ। इसको जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया की तरह डेवलप किया जा रहा है ताकि ताजमहल को पोल्यूशन से बचाया जा सके। कहा जा सकता है कि एक तरह से ये इको सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, बात करें कि ये जो एरिया है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इको सेंसिटिव एरिया में, तो इसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों जो हेरिटेज साइट्स हैं ये तीनों इसमें इंक्लूडेड हैं। 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिले और एक साथ ही साथ राजस्थान का भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड होता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा, ये सारे जिले जो है 5-6 जिले जो है वो यूपी के आते हैं, एक जिला इसमें जो है वो भरतपुर जो है वो राजस्थान का आता है। तो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में ये जानकारी सफिशिएंट है, इतना हो गया। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे, दिवाली पे जो पटाखे चलाए जाते हैं उनको क्रैकर्स कहते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात करेंगे। तो CSIR जो है मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने नीरी मतलब कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये दोनों ने साथ में मिलके ग्रीन क्रैकर्स डेवलप किए हैं। आप लोग देखते हैं कि दिवाली के समय जो है वो बहुत सारे इश्यूज उठने लगते हैं, लोग आवाज उठाने लगते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, पटाखे चलाने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सारी चीजें एकदम सही हैं। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली होता ये है कि लोग विरोध करते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, लेकिन लोग जो है वो उसके बाद भी पटाखे चलाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि पटाखे चलाने की जो टेंडेंसी है वो खत्म होनी नहीं है, तो इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाते हुए CSI और नीरी ने मिलकर ग्रीन क्रैकर्स डेवलप करने का डिसाइड किया। ग्रीन क्रैकर्स जो है वो 3 नाम से डेवलप किए जाते हैं। पहला है स्वास मतलब कि सेफ वाटर रिलीजर, इसके बाद है स्टार मतलब कि सेफ थर्माइट क्रैकर, और उसके बाद आखिरी है सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ये 3 तरह के पटाखे जो है ग्रीन क्रैकर जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो पटाखे होते हैं, ये जब इसमें आग लगाई, ये जब ब्लास्ट करते हैं तो ये वाटर वेपर और एयर रिलीज करते हैं। तो इनकी वजह से जो धुआं उड़ता है या जो धूल उड़ती है उसको जो है वाटर वेपर और एयर जो है वो कैप्चर कर लेता है, तो वो एनवायरनमेंट में फैलने नहीं पाता है। जो नॉर्मल क्रैकर्स होते हैं, नॉर्मल पटाखे होते हैं, उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स को ग्रीन लोगो
और क्यूआर कोड से जो है वो अलग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको पहचान करनी हो तो ग्रीन लोगो उस पे होता है, अलग होता है, और क्विक रिस्पॉन्स कोड एक अलग होता है ग्रीन क्रैकर्स पर। अच्छा, अगर पटाखों की बात करें तो जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है पेसो, ये देश में पटाखों से संबंधित सारे मुद्दों से डील करता है। पेसो जो है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत एक बॉडी है। ये जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो इसमें जो है वो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ग्रीन क्रैकर से संबंधित खत्म कर लिए। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश जो है वो काफ़ी पुराना टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो चाहे स्टेट पीएससीज में हो चाहे यूपीएससी में हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं और इस समय भी न्यूज़ में है, तो उम्मीद है कि इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। इस समय ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे ज़रूरी जानना ये है। हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है एनजीटी ने अभी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, उनको डायरेक्शन दिया है कि उनके यहाँ जो फ्लाई ऐश बचता है, फ्लाई ऐश का जो प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए साइंटिफिक तरीके से, और साथ ही साथ उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर लिया जाए, इन चीज़ों पर रिसर्च पे ज़्यादा जोर दें। अगर हम बात करें कि फ्लाई ऐश होता क्या है, तो आप लोगों को पता होगा फ्लाई ऐश क्या होता है, लेकिन मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोयला जलाया जाता है, कोयला जब जलता है वहां पर, तो जो बाई प्रोडक्ट बचता है, कोयला जलने के बाद जो पदार्थ बचता है, उसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। फ्लाई ऐश के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है वो सिलिका, एल्युमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स जो हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक, बोरियम, क्रोमियम, लेड, ये भी जो है वो ट्रेस कंसंट्रेशन में फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। भारत में अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें तो भारत में जो कोयले का उपयोग होता है पावर प्लांट्स में, उसका ग्रेड जो है वो बहुत लो है। मतलब कि उसकी श्रेणी जो है वो बहुत, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। कोयले के साथ ये है कि अगर कोयले की क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे जो बाई प्रोडक्ट ऐश निकलेगा वो बहुत कम होगा। जैसे बाहर के देशों में या जहाँ पर अच्छे क्वालिटी का कोल यूज होता है, वहाँ पे 10 से 15% जो है वो ऐश कंटेंट निकलता है। लेकिन भारत में जहाँ पर की कोयले की जो जो कोयला यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा खराब होती है, इसलिए 30 से 45% तक फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की नंबर्स में बात करें तो 2018-19 में बताया जाता है कि 217 मिलियन टन जो है वो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन हुआ था। इसमें जो है वो 77.59% का यूटिलाइजेशन भी कर लिया गया था 2018-19 में ही। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 जगह हैं जहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जाता है, सबसे पहला तो है एग्रीकल्चर। खेती में क्या होता है कि इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोकने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिनसे फसल को फायदा होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो फ्लाई ऐश का होता है। यहाँ पर जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इस समय फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ ईंटें, टाइल्स वगैरह बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि सरकार क्या कदम उठा रही है फ्लाई ऐश के कंजम्पशन के लिए, फ्लाई ऐश कम से कम जो है वो वेस्ट जाए, तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सीईए, ये इसको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है देश में जो फ्लाई ऐश है उसका यूटिलाइजेशन और जनरेशन जो है वो इससे संबंधित सारे मुद्दों से डील करने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एक नोटिफिकेशन आया था 2016 में, नोटिफिकेशन ऑन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये थे कि कहा गया था कि मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ डिटेल ऑन फ्लाई ऐश। थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो थे, इनको ज़रूरी था कि अपनी वेबसाइट पर अपने यहाँ प्रोड्यूस हो रहे
फ्लाई ऐश का क्या कर रहे हैं वो, इसकी सारी जानकारी जो उनको वेबसाइट पे अपलोड करनी थी। लक्ष्य था कि 2017 तक जो फ्लाई ऐश प्रोडक्शन किसी पावर प्लांट से हो रहा है उसका 100% यूटिलाइजेशन जो है वो कर लिया जाए। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब जगहों पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा सड़क बनाने में, और इस तरह के और जो काम होते हैं जहाँ पर कि उसका उपयोग किया जा सकता है, फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक ऐप भी डेवलप किया गया, ऐश ट्रैक करके एक ऐप बनाया गया, जो कि फ्लाई ऐश यूजर्स जो हैं, मतलब कि जो लोग ऐसे सेक्टर्स में हैं जहाँ पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है, और जो पावर प्लांट है जहाँ पर कि फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन होता है, इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए फ्लाई ऐश ट्रैक नाम से एक जो है वो एप्लीकेशन डेवलप किया गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र जो है वो ऐसा पहला स्टेट था जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी जो है वो 2016 में रिलीज की थी। तो फ्लाई ऐश के बारे में हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान बेसिकली जो है वो वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक कैंपेन है। इसमें जो है वो इसको 2 फेज में जो है वो चलाया जाने का प्लान था। पहला फेज जो है वो 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 में, और दूसरा जो है वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक। इस कैंपेन का जो फोकस है वो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स पर है। वाटर स्ट्रेस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2017 की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर कि ग्राउंड वाटर जो है वो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया गया है, मतलब कि जितना निकाला जाना चाहिए था उससे ज़्यादा जो है वो उसको निकाल लिया गया है, तो उसकी वजह से वहां पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आगे स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। ऐसे जिलों को वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। ऐसा भी इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि ऐसे स्टेट्स जहां पर कि ऐसे ज़िले नहीं हैं जिन्होंने ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, वहां पर ऐसे जिलों को वाटर स्ट्रेस माना जाएगा जहां पर कि बाकी जिलों की तुलना में ग्राउंड वाटर की स्थिति जो है वो खराब है उस स्टेट में। तो इस जल शक्ति अभियान का लक्ष्य जो है वो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना जो है वो लक्ष्य है बेसिकली। इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है जानने के लिए कि इस अभियान में, इस कैंपेन में कोई एडिशनल फंडिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। मतलब कि ये सिर्फ कैंपेन मोड पे लोगों को जानकारी देने, लोगों को जागरूक करने से संबंधित जो है वो अभियान है, जल शक्ति अभियान। इसमें कोई अलग से फंड नहीं दिया गया है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उन्हीं स्कीम्स को चलाया जाएगा। जल शक्ति अभियान के तहत जो है वो लोगों को जानकारी दी जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी। तो जल शक्ति अभियान में ये सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स। एक ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स के उपयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार ने अपने इस निर्णय पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर पूरी तरह से रोक जो है वो अभी संभव नहीं है, कुछ समय बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते क्या हैं, तो ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, ऐसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स होते हैं जिनका सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है और उसके बाद जो है वो उनको फेंक दिया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स की कोई परिभाषा, फिक्स्ड परिभाषा कोई जो है वो कहीं पे नहीं दी गई है। इससे संबंधित अगर कदम जो उठाए गए हैं उन पे बात की जाए तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये जो है वो जारी किया गया था। इसको 2018 में अमेंड किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें प्रोविजंस किए गए हैं वो जान लेते हैं। ये सबसे पहले जो है वो इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ने डिफाइन किया है कि प्लास्टिक की जो जो पॉलिथीन बिक रही है, जो प्लास्टिक बिक रहे हैं, उनकी कम से कम थिकनेस जो है वो 50 माइक्रॉन्स की होनी ही चाहिए। 50 माइक्रॉन्स की प्लास्टिक की अगर थिकनेस होगी तो उससे क्या होगा कि उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा।
और जो हर चीज़ के साथ जो है वो प्लास्टिक देने की जो टेंडेंसी है लोगों में वो कम हो जाएगी। जब वो महँगा रहेगा तो कम उसका यूज़ होगा, ये ऑटोमैटिकली जो है वो नेचुरल सी बात है। अच्छा, इसके बाद जो है वो लोकल बॉडीज़ जो हैं वो उनको भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। प्लास्टिक जो है वो उसका उपयोग अब रूरल एरियाज़ में, गाँव में भी होने लगा है। पहले तो सिर्फ़ शहरों में जो है वो प्रचलित था। इस समय गाँव में भी उतना ही तेज़ी से फैल रहा है। तो गाँव में जो ग्राम सभाएँ होती हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को कैसे उस पर प्रतिबंध लगाएँ, कैसे उसमें कमी लाएँ। इसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है। ऐसी कंपनियाँ, ऐसे ब्रांड ओनर्स जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल डिस्पोज़ल में, मतलब कि उसको कैसे सही तरीके से डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो प्रोड्यूसर की है। तो इसी सिलसिले में जो है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविज़न जो है वो जोड़ा गया है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स की बात की जाए, तो ऐसे लोग, ऐसी फैक्ट्रीज़, ऐसे बिज़नेसेस जहाँ पर कि प्लास्टिक जो है वो एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे अपने वेस्ट से प्लास्टिक को अलग करें, और जो डेज़िग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं प्लास्टिक वेस्ट से डील करने के लिए, उनको जो है वो प्लास्टिक प्रोवाइड करें ताकि उससे जो है वो आज़ादी पाई जा सके। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और रिटेलर्स हैं, जिस लेवल पर जो है वो प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है एक तरह से, तो इस लेवल पर जो है प्रोविज़न किया गया है कि वहाँ पर प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए फाइन का प्रोविज़न किया गया है। ये जो है वो कई ज़्यादातर ज़िलों में जो इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जहाँ पर कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स के पास जो है वो, या रिटेलर्स के पास प्लास्टिक बैग्स मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो लंबे चौड़े फाइन लगा दिए जाते हैं। तो इससे जो है वो प्लास्टिक के उपयोग को जो है वो कहीं न कहीं डिस्करेज किया जाता है। इसके बाद प्रोविज़न ये भी किया गया है कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। इसके बाद अगर बात करें तो नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी का एक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ये जो है वो, इसका लक्ष्य क्या है, मरीन लिटर पॉलिसी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो प्लास्टिक है वो समुद्र को भी बहुत ज़्यादा दूषित कर रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो समुद्र में प्लास्टिक जा रहा है, उसके सोर्स को आइडेंटिफ़ाई करना और उसको पूरी तरह से उस पे रोक लगाना, मतलब कि समुद्र में प्लास्टिक ना जाए, इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी जो है वो, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि भारत में 2022 तक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं, उनका उपयोग पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी जो है वो सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम बात करेंगे भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब सीपीसीबी, इन दोनों ने मिल करके भोपाल में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है 3 महीने के लिए। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ये है कि भोपाल में ई वेस्ट के लिए क्लिनिक्स खोले जाएं, मतलब कि ऐसे सेंटर्स खोले जाएं जो कि ई वेस्ट को इकट्ठा करें, उनको अलग करें नॉर्मल कचरे से, और उसको प्रॉपर डिस्पोजल उसका जो है वो सुनिश्चित करें। इसके लिए जो है वो क्या प्रोविजन किया गया है, 2 तरह के प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहले तो डोर टू डोर जाके कलेक्शन किया जाए, मतलब कि ई क्लिनिक के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, बीएमसी के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, वो घर-घर जाके जो है वो लोगों से ई वेस्ट उनका कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा लोगों के पास ये भी फैसिलिटी होगी कि वो खुद जाके इस क्लिनिक पे बिना किसी फीस के अपना जो ई वेस्ट है उसको जमा कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इस स्कीम के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें कि ई वेस्ट होता क्या है, तो बहुत सिंपल सा है कि ई वेस्ट जो है वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जो अब आपके यूज़ में नहीं है, तो चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हों, घरेलू जो उपकरण होते हैं, होम अप्लायंसेस, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। समस्या क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खतरनाक है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो है वो कई ऐसे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लेड हो गया,
कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इंश्योर करे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोजल उसका सुनिश्चित हो सके। भारत में ई वेस्ट की बात करें तो भारत जो है वो कहा जाता है कि हर साल लगभग 2 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट करता है, और यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत की 5वीं रैंक है ई वेस्ट जनरेशन में। तो इस संबंध में जो है वो भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू किए गए थे। इसको जो है 2018 में अमेंड किया गया था। इसमें भी लगभग वही चीज़ें हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाले मामले में थी। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। उसके बाद इसमें कलेक्शन मैकेनिज्म है, कैसे जो है वो कहाँ कहाँ से ई वेस्ट को कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो है वो इसमें इंक्लूड की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में हमने जान ली। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भी हाल ही में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SLPAI ये जो है अभी जारी किया है। ये इसने कहाँ पे जारी किया? एक जो है वो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम है। इसी की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान जो है वो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया जारी किया गया। अगर हम बात करें ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम की कि ये क्या होता है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है जिसमें कि 12 स्नो लेपर्ड रेंज की कंट्रीज शामिल हैं। स्नो लेपर्ड रेंज की कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज, 12 ऐसी कंट्रीज जहां पर कि स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, सिग्निफिकेंट संख्या में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर, इसमें सारे जो है वो जी-स्लिप में मतलब कि ये इकोसिस्टम प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें कि स्नो लेपर्ड कंट्रीज, रेंज कंट्रीज कौन सी हैं, तो ये है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 12 कंट्रीज हैं जिनको कि स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज कहा जाता है, और वो जो है वो इसकी ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम की पार्ट है। अगर हम इस एस्टिमेशन की बात करें जो इस बार रिलीज किया गया है, तो इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लीडरशिप में इसको जारी किया गया है। इसमें कई जो है वर्ल्ड बैंक भी इसमें पार्टिसिपेंट है, ग्लोबल टाइगर फोरम भी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट भी इसमें शामिल है। इस तरह की कई बॉडीज इसमें इंक्लूडेड है। अभी तक जो है वो आप लोग जानते हैं कि हाथियों के लिए एस्टिमेशन होता है, टाइगर सेंसस होता है, राइनोज के लिए होता है, इस तरह के कई सेंसस किए जाते हैं। अब क्या है कि इस एफर्ट के बाद, इस असेसमेंट के बाद जो है वो स्नो लेपर्ड्स पर भी जो है वो सेंसस शुरू हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज इसमें जानने के लिए ये है कि जो स्नो लेपर्ड के हैबिटेट्स हैं, मतलब जहां जहां वो लोग रहते हैं, उनमें से मात्र 2% को ही सैंपल किया जा सका है। कारण ये है कि जो स्नो लेपर्ड्स ऐसी जगहों पर रहते हैं, बहुत दुर्गम जगह होती हैं, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वो मात्र 2% जगहों को ही कवर किया जा सका है। अगर हम स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो IUCN, जिसकी हमने भी बात की थी, हमने ये भी बात की थी कि कैसे वो रेड लिस्ट निकालता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो उसकी शेड्यूल 1 में, मतलब कि वल्नरेबल कैटेगरी में स्नो लेपर्ड आता है। अच्छा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो इसके जो है वो शेड्यूल 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर भी ये इसको खतरे में बताया गया है। साइट्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज में, उसमें भी जो है वो ये इसको वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। और इसके अलावा जो कन्वेंशन ऑफ ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, वहाँ पर भी जो है इसको खतरे में दिखाया गया है। तो स्नो लेपर्ड ओवरऑल जो है वो वल्नरेबल स्थिति में पूरी दुनिया में पाया जाता है। भारत में बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयन और ट्रांस हिमालयन स्टेट्स जो है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। जनरली क्या कहा जाता है कि 3,000 से 5,500 मीटर की ऊंचाई वाले जो एरियाज होते हैं, स्नो लेपर्ड जनरली वहीं पर रहते हैं। अगर स्टेट्स की बात करें कि किन किन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि स्नो लेपर्ड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो स्नो लेपर्ड्स के बारे में, इसके अलावा जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जा रहा है उसके बारे में,
फिर उसके बाद स्नो लेपर्ड की जो रेंज कंट्रीज हैं उनके बारे में ये पूरा डिस्कशन हमने खत्म कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे एक कैंपेन के बारे में, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। मतलब कि सारे एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुशी खुशी जो है वो माइग्रेट नहीं करते हैं। इस नाम से एक कैंपेन चलाई जा रही है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। इसके पीछे का लक्ष्य ये है, कहना ये चाहता है कि मतलब सारे जो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं उनमें जो है वो कई बार ऐसा होता है कि उनको माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन तरह की चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा कि इस तरह की जानकारी, इससे संबंधित फैक्ट्स, इससे संबंधित जो है वो और भी जो भी अवेयरनेस कैंपेन हो सकती है वो भारत में एयरपोर्ट्स पर चलाई जाएगी। इसको जो है वो यूएन एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, पहले फेज में मतलब कि इस कैंपेन का जो पहला फेज होगा उसमें टाइगर, पैंगोलिन, स्टार टॉर्टोइज और टोके गेको, इन सारे जानवरों के ऊपर फोकस किया जाएगा। इनके जो है वो बेनिफिट के लिए बात की जाएगी, जानकारी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है, तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक बॉडी है। इसको जो है वो 2007 में कंस्टिट्यूट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट के द्वारा। इसका लक्ष्य जो है वो क्या है कि जानवरों के संबंध में, जानवरों से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उन पर जो है वो जानकारी इकट्ठा करना, उन पे रोक लगाना, ये इसका जो है बेसिकली लक्ष्य रखा गया है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये होता है। इस कैंपेन के बारे में भी जो जानकारी जरूरी थी हमने हासिल कर ली। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने जो है वो हाल ही में सलाह दी है कि डीम्ड फॉरेस्ट को स्टेट्स में स्टैब्लिश किया जाए। मतलब कि एक कैटेगरी बनाई जाए फॉरेस्ट की जिनको कि डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी स्टेट में जो जंगल हैं उनको या तो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिफाई किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन हर स्टेट में कुछ जंगल ऐसे बच जाते हैं, कुछ एरिया ऐसा बच जाता है जिनको ना ही नोटिफाई किया जाता है और ना ही रिकॉर्ड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स में इस तरह के फॉरेस्ट जिनको कि ना ही रिकॉर्ड किया गया है और ना ही नोटिफाई किया गया है उनको डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में डाल दिया जाए। ये भी डेटा ये कहता है कि देश में लगभग 1% जंगल जो है वो ऐसा है जो कि डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आने के लिए क्वालिफाई करता है। कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर ऑलरेडी जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट एक लीगल कैटेगरी है। ये उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन दोनों स्टेट्स में तो कम से कम जो है वो इसको ऑलरेडी एक कैटेगरी के रूप में माना जाता है। लेकिन बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ पर स्थिति इसकी क्लियर नहीं है। तो इसी संबंध में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी है कि उन स्टेट्स में डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मोबाइल एप्लीकेशन एम हरियाली। ये जो एप्लीकेशन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ये लक्ष्य ये है कि लोगों को पेड़ लगाने के लिए और ग्रीन ड्राइव चलाने के लिए इनकरेज करना जो है वो इसका लक्ष्य है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो है वो पेड़ों की ऑटोमेटिक जियो टैगिंग का प्रोविजन किया गया है। तो इससे होगा ये कि जैसे आपने पेड़ लगाए और उसके बाद आपने उसकी फोटो खींच के ऐप पे अपलोड किया, तो इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली जियो टैगिंग उसकी हो जाएगी। मतलब कि पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है। तो इससे जो है वो क्या होगा कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको मॉनिटर कर सकेंगे ताकि जो है वो लोगों का इंटरेस्ट भी बने इसमें, पेड़ लगाने में, प्लांटिंग में, और पेड़ों की देखरेख भी हो सके और पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया जा सके। तो एम हरियाली ऐप जो है वो ये बेसिकली यही छोटी सी चीज़ है, ये है। दोस्तों, एम हरियाली ऐप के साथ हमारा ये वीडियो जो है आज खत्म होता है। हमने इसमें 15 टॉपिक एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कर लिए। देखिए, एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि साल भर में न्यूज़ में रहे, लेकिन ये जो हमने टॉपिक कवर किए ये ज़्यादा न्यूज़ में रहे या नए टॉपिक्स थे जो कि पहले से नहीं आए थे न्यूज़ में। तो लगभग 15 टॉपिक हमने आज कवर कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।